A very warm welcome to all of you, or a very profound platform that is JK Civil Services. So again, this is your teacher Advocate Samiullah Deng. So जैसे हम लोग अपने जो हमारा कंसर्न टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उस हम आगे स्लोली जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। और आई होप कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको मेरा जो भी अभी तक लेक्चर्स मैंने दिए हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो रहे हैं। अभी हमारा जो अभी तक हमारा जो टॉपिक था ये फिनिश हो चुका है, रिवॉल्यूटिव 57। इसमें हमने कॉजेज़ को, आपने इसमें कॉजेज़ को पढ़ना है। एक्चुअली इसमें आपने जो देखना है, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपने, वो करना है आपने कि रिवॉल्यूटिव 57 का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री में कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉजेज़ में आना है, कॉजेज़ के बाद आपने फेलियर पे आना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है टॉपिक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आज का हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, मैंने आपको बताया था ये 4 स्टेप्स है हमारे जो इस वाले टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो हो चुका है 1857 वाला। अब हम इस पे इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर आएंगे। बट यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को, मैंने आपको हमेशा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि आप लोगों ने किसी भी टॉपिक को पहले उसको अच्छे से जो है एप्रीहेंड करना है, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा आपको उस टॉपिक का कितना कंसेप्ट है। वो अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसमें एप्रीहेंशन में रहते हैं कि हमें वो डेट्स के ऊपर पूछेंगे, हमें या किसी पर्टिकुलर का नाम जो है हिस्टोरियन का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम पूछेंगे, वो पूछेंगे। बट आज जो है मोस्टली जो है एग्ज़ाम के अब जो पैटर्न है वो चेंज हो चुके हैं। आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी टॉपिक है उसका आपको कंसेप्ट, उसका बेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर क्या है कि इंडियन नेशनलिज्म वाला टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसको हम प्रिसाइसली इसको हम पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई लेंथी नहीं है। बट आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस टॉपिक को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने में, वो है नेशनलिज्म। एक्चुअली नेशनलिज्म क्या है, और नेशनलिज्म वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हायर क्लासेस में भी बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते हैं अच्छे से कि नेशनलिज्म एक्चुअली क्या है। उसको डिफाइन तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं बट उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते नेशनलिज्म क्या है। सो नेशनलिज्म को यहाँ पे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम फर्दर इसमें बढ़ेंगे और कि इंडियन नेशनलिज्म में क्या हुआ था। क्योंकि जब तक आपको नेशनलिज्म ही समझ नहीं आएगा तो टॉपिक आगे तो वो तो अगर पढ़ भी लोगे आप, ठीक है, तो उसका तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे फिर से कहा है कि आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। मैंने फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एग्जामिनर्स की अगर हम बात करें, दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द डेट्स। बच्चे क्या करते हैं, डेट्स को मेमोराइज कर लेते हैं, पर्टिकुलर नेम को जो है मेमोराइज कर लेंगे या इवेंट को मेमोराइज कर लेंगे, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। बट मोस्टली वो आपका नॉलेज चेक करता है, उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए इसीलिए मैं इसको पहले समझाऊंगा नेशनलिज्म क्या है, और नेशनलिज्म से आपको जब ये समझ आ जाएगा कि नेशनलिज्म क्या है, फिर आपको इंडियन नेशनलिज्म का टॉपिक समझ आएगा। और फर्दर फिर आपको ये जो है आईएनसी, जो इंडियन नेशनल जो है कांग्रेस है, वो भी समझ आएगा, गांधी नेरा भी समझ आएगा, और ये पूरा टॉपिक भी फिर आपको पूरी तरह से समझ आएगा। तो जब नेशनलिज्म ही समझ नहीं आएगा तो आगे पढ़ने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, जहां पे भी आईएसएम होता है, जैसे आपने सुना होगा सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, नाजिज्म, फैसिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, तो जहां पे भी आईएसएम है, इट मींस वो एक थ्योरी है, वो एक डॉक्ट्रिन है। ठीक है, इसका मतलब है उसमें आइडियाज आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कोई चीज़ आ रही है, कोई डॉक्ट्रिन आपको जो है सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, कोई थ्योरी है। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, जहां पे भी इज्म है दैट इज अ डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है जो नेशनलिज्म है, ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब यहां पे ये आ गया कि आपने सबसे पहले ले लेना है कि नेशनलिज्म एक्चुअली क्या है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, नेशनलिज्म एक फीलिंग है। फीलिंग किसके टुवर्ड्स है? अ फीलिंग टुवर्ड्स कम्युनिटी, अ फीलिंग टुवर्ड्स कम्युनिटी। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग। नेशनलिज्म एक फीलिंग है कम्युनिटी के टुवर्ड्स। सो इसका मतलब है आप कम्युनिटी, ये तो हमें समझ आया, ये फीलिंग है। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, बट ये फीलिंग कम्युनिटी के टुवर्ड्स है। और ये कम्युनिटी क्या है? सो कम्युनिटी का मतलब आ गया नेशन। कम्युनिटी का मतलब है नेशन। बहुत सारे स्टूडेंट
इस पे मिसकंसेप्शन जो है क्रिएट करते हैं और उनको प्रॉब्लम भी होता है कि उनको लगता है कि नेशन और स्टेट जो है वो एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म, नेशन एंड स्टेट। तो स्टेट का टॉपिक हम फर्दर आगे जब हमारे बाकी टॉपिक्स आएंगे उनमें हम डिफाइन करेंगे, अभी हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको बस देखना है कि स्टेट कुछ और होता है और नेशन कुछ और होता है, ठीक है। और नेशन का मतलब है कम्युनिटी और कम्युनिटी का मतलब है नेशन। आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ये समझ लेना है, ठीक है। सो यहां पे ये कह रहा है, इसका मतलब है कि हमें ये तो समझ आ गया, ठीक है, ये फीलिंग है। फीलिंग किसके टुवर्ड्स? नेशन के टुवर्ड्स या कम्युनिटी के टुवर्ड्स। इसका मतलब है आपको यहां पे अंडरस्टैंड करना है कि नेशन क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एग्जांपल आ गई, सपोज करो हम बात करते हैं, आपने भी सुना होगा, हम बात करते हैं मुस्लिम नेशन, ठीक है, या मुस्लिम नेशन या मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम नेशन मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जब हम वहां पे उस कम्युनिटी या उस नेशन की बात करते हैं, हम क्या करेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मुस्लिम जो है कम्युनिटी है उसको नेशन कैसे कहते हैं हम, ठीक है। हमने देखना है डिफरेंसेस और कॉमन क्या है। सबसे पहले आया कि अगर हम मुस्लिम नेशन या मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं उसमें आ गया कि डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अब डिफरेंसेस का मतलब यह है कि जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में मुस्लिम जो है रह रहा है, ठीक है, वो मुस्लिम कलर का डिफरेंस आ गया, अलग अलग रंग हैं, ठीक है। यूरोप का मुस्लिम है, अफ्रीका का है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, सो ऑब्वियस है उनके कलर्स अलग अलग होंगे। इंडियन मुस्लिम्स अलग हैं, ठीक है। उसके बाद है जो जेंडर के ऊपर डिफरेंस है, ठीक है, मेल है फीमेल है, ठीक है, वो तो हमें पता ही डिफरेंस है एक। लैंग्वेज, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सऊदी अरब का जो है वो एक अलग लैंग्वेज बोलने वाला है, अफ्रीकन मुस्लिम्स अलग है, यूरोप के अलग हैं, अलग अलग दुनिया में जितने भी एरियाज है, जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग रंग के मुस्लिम रह रहे हैं, अलग अलग जेंडर के साथ। जेंडर वो तो है ही, आपको पता है, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले वहाँ मुस्लिम रह रहे हैं। उसके बाद रीजन, बिल्कुल एरिया, कोई पाकिस्तान का मुस्लिम आ गया, कोई इंडिया का मुस्लिम आ गया, कोई बांग्लादेश का मुस्लिम आ गया, ठीक है, अलग अलग आ गया, चाइना का मुस्लिम आ गया, रशिया का मुस्लिम आ गया। तो एरिया वाइज भी डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद कल्चर, बिल्कुल कल्चर मींस मैंने डिफाइन किया पहले, लाइफस्टाइल, उनका रहने का तरीका भी अलग अलग है। आप खुद ही देख लीजिए, इवन कि अगर हम देखेंगे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है जहाँ पे मुस्लिम की आबादी है, या उससे बाहर अगर एशिया में निकलेंगे जहाँ मुस्लिम की आबादी है, या हम बाकी कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे जहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उनका जो लाइफस्टाइल है वो टोटली वेरी करता है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। डाइवर्जेंट कल्चर है उनका, डाइवर्जेंट लाइफस्टाइल है उनका, ठीक है। उसके बाद है नेचर, बिल्कुल उनका नेचर, जो उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब है ये डिफरेंसेस है और ये डिफरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, एविडेंट है, हमें शो हो रहे हैं कि अगर जब भी हम किसी दुनिया में किसी मुस्लिम की बात करते हैं तो वहां पे डिफरेंसेस हमने काउंट कर ले, ये डिफरेंसेस है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं मगर मेन हम जनरल तरीके से देखेंगे। अब उसके बाद जो आया कॉमन, क्या है इनमें? कॉमन एक ही चीज है, यहां पे देखिए कॉमन एक ही चीज है, वो क्या है? रिलीजन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर कॉमन और भी चीजें हो सकती है, बट हमने क्या करना है, कॉमन वो चीजें लेके चलनी है जो कैसी फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। कॉमन वो चीजें लेके चलनी है, कॉमन में हमने वो चीजें इन्यूमरेट करनी है जो किस तरह की फीलिंग क्रिएट करेगी। वो फीलिंग क्रिएट करेगी, नेशनलिज्म वाली फीलिंग क्रिएट करेगी। और जब नेशनलिज्म वाली फीलिंग क्रिएट करेगी, इट मींस वो क्या होगा, वो क्या कहलाया जाएगा? नेशन कहलाया जाएगा। और नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे क्रिएट होगी? वो ऐसे क्रिएट होगी। यह हमने थोड़ा बहुत आपको, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत मैंने बताया हुआ था, बीच में एग्जांपल मैंने दी हुई है रिवॉल्ट 57 के टाइम में। वी फीलिंग का मतलब होता है कि डिफरेंसेस को भूल जाना है। यहां पे है एक, मैंने वही कहा, यहां पे डिफरेंसेस बेशक 10 हो और कॉमन चीज बेशक एक हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर यहां पे ये करता है कि वो जो कॉमन चीज है, एज फॉर एज नेशन इज कंसर्न्ड, एज फॉर एज नेशनलिज्म इज कंसर्न्ड, डिफरेंसेस चाहे 10 की जगह 20 हो और कॉमन चीजें बेशक 1 या 2 हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है वो कॉमन चीज क्या क्रिएट करनी चाहिए, वो कॉमन चीज वी फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए। वी फीलिंग मींस हम लोग इन डिफरेंसेस को मानते ही नहीं है, हम इन डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, हम सिर्फ कॉमन चीजों को देखते हैं जो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ
वननेस क्रिएट करता है, फीलिंग ऑफ कंसोलिडेशन क्रिएट करता है, फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन क्रिएट करता है, फीलिंग ऑफ वी फीलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी इकट्ठा, मतलब यह है सिंपैथी क्रिएट करने की। उसी फीलिंग को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। और वही जो है वही कम्युनिटी क्या कहलाई जाती है, नेशन, या उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब यह आ गया यहां पे वी फीलिंग। ठीक है, वी फीलिंग के बाद आ गया फीलिंग ऑफ वननेस एंड इंटीग्रेशन। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, को अलग अलग एरिया का रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो कश्मीर के बच्चे हो, चाहे वो जम्मू के बच्चे हो, अलग अलग एरिया में रहने वाले हैं, अलग अलग उनका क्लास है, अलग अलग उनका थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी, बेशक लैंग्वेज थोड़ा बहुत कॉमन होगा, मगर थोड़े बहुत कुछ ऐसे भी होंगे 60 स्टूडेंट्स में तो थोड़ी अलग दूसरी भाषाएं भी करते होंगे। उसके बाद एक साइड से गर्ल्स होंगी, दूसरी साइड से बॉयज़ होंगे, वो भी डिफरेंस होगा जेंडर के ऊपर। सो आपकी जो 9th स्टैंडर्ड, जो आपकी 9th क्लास होगी, उस क्लास के अंदर क्या होगा, जो 60 स्टूडेंट्स होंगे उनमें डिफरेंस होगा ही होगा। अब क्या होता है कि 10th स्टैंडर्ड का एक बच्चा आता है और आपके एक स्टूडेंट को क्या करता है, उसको जो है उसके साथ जो है वो क्या करता है, मिसबिहेव करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, असॉल्ट करता है, उसके साथ जो है वो हाथापाई करता है, उसको असॉल्ट करता है। अब वहां पे क्या होता है कि आप जो 60 स्टूडेंट्स हो, आप क्या करते हो, आप इकट्ठा हो जाते हो और उस 10th जो स्टैंडर्ड का जो बच्चा था, जिसने आपके 9th स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे के साथ मिसबिहेव किया, उसको असॉल्ट किया, उसको मारा, ठीक है, आपने क्या किया, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, आपने कंप्लेन की प्रिंसिपल को। ठीक है, आपने अपना ग्रीवेंस शो किया, आपने कहा बहुत गलत होता है, ये गलत हुआ, बहुत गलत किया इसने, बहुत गलत हुआ ये। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप तो 60 स्टूडेंट्स थे, इतने ज्यादा डिफरेंस था आप में। ठीक है, और आपने क्या किया कि आपने देखा कि आपके उसी 60 स्टूडेंट्स में एक के साथ कुछ गलत हुआ, आप सारे यूनिफाइड हुए, आप सारे यूनिफॉर्म हुए, इकट्ठा हुए, कंसोलिडेट हुए। इसका मतलब यह है डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे आप में, डिफरेंसेस 10 थे, 20 थे, जितने भी थे। कॉमन चीज क्या थी आप में, कॉमन चीज ये थी कि आप एक ही स्कूल के तो थे ही। कॉमन चीज ये थी, जो सबसे बड़ी कॉमन चीज थी, और उसी कॉमन चीज ने आपके अंदर एक इकट्ठा जो है एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट की, जिसको फीलिंग ऑफ वननेस कहते हैं। और वो क्या था कि यू ऑल वर फ्रॉम द सेम क्लास, आप सभी जो है 60 स्टूडेंट्स एक ही क्लास से बिलोंग करते थे। सो वो जो है फीलिंग, कॉमन चीज हम देखें एक ही थी, मगर उस एक कॉमन चीज ने इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट की। स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसकी क्रिएट की, स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट की इंटीग्रेशन की, स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट की वननेस की, वी फीलिंग वाली फीलिंग क्रिएट हुई वहां पे। और जब वो फीलिंग जो है फॉर्ज हुई, जब वो फीलिंग फॉर्ज हुई, बनी, ठीक है, आपने डिफरेंसेस को नहीं माना, आपने कहा डिफरेंसेस को हम मानते नहीं है, बेशक हमारे में एक ही फैक्टर है जो हमें जोड़ता है, एक ही क्लास के हम स्टूडेंट्स हैं, वही उसी फैक्टर को लेकर हम इकट्ठा हैं। सो वही क्या है, वही जो है नेशनलिज्म की फीलिंग वही है, और उसी को हम क्या कहेंगे, नेशन। अब मैं उस क्लास को तो हम नेशन नहीं कहेंगे, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं समझाने के लिए, आपने यहां कंफ्यूज नहीं होना है एक्चुअली कि नेशन कैसे हम कहते हैं और नेशन एक्चुअली होता क्या है और नेशनलिज्म क्या चीज होती है। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि हम किसी क्लास को नेशन नहीं कहते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अब यहां पे वही एग्जांपल मैंने आपको दी मुस्लिम की, कि जब हम मुस्लिम की बात करते हैं तो डिफरेंसेस को हमने पढ़े रख दिया, हमने कहा होने दो, इससे ज्यादा डिफरेंसेस होने दो। हमने देखना है यहां पे कि कॉमन चीज क्या, ये कॉमन चीज जो है, जो रिलीजन हमारा कॉमन है, ठीक है, अगर वो कॉमन चीज ये फीलिंग्स क्रिएट कर सकती है कि नहीं, कर सकती है बेशक, बहुत स्ट्रांग फीलिंग क्रिएट कर रही है यहां पे। और उसी को हम क्या कहेंगे, वो जो स्ट्रांग फीलिंग क्रिएट हुई, यूनाइट होने की, इकट्ठा होने की, आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग रखी, डिफरेंसेस जितने भी हो, ठीक है, डिफरेंसेस की परवाह नहीं है, मतलब एक यूनिफाइड होने की जो है फीलिंग क्रिएट हुई। नेशनलिज्म, दैट फीलिंग इज नेशनलिज्म, और उसको हम कहेंगे, उस कम्युनिटी को नेशन कहेंगे। ठीक है, सो आई होप नेशनलिज्म आपको अब अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ठीक है, यहां पे अगर हम उल्टा भी कर लें यहां पे कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस अगर कम हो, कॉमन चीजें ज्यादा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन चीजें बहुत ज्यादा होंगी, 10 होंगी कॉमन चीजें, डिफरेंसेस 1-2 ही होंगे, मगर तब भी नेशन नहीं बन पाता, तब भी नेशन नहीं बन पाता। सो मैंने आपको यहां पे एक ही चीज बोली है बार बार कि यहां पे हमने नहीं देखना है कि कितने फैक्टर्स कॉमन है, ठीक है, कितने फैक्टर्स जो है डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं, नहीं, हमने देखना है जो वो कॉमन चीज है, चाहे एक ही हो, क्या वो कॉमन चीज ये चीजें क्रिएट करती है। अगर करती है इसका मतलब है वो एक नेशन है, और वो
उस नेशन के टुवर्ड्स जो फीलिंग होगी वो नेशनलिज्म कहलाई जाएगी। सो हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट इंडियन नेशनलिज्म। इसका मतलब है कि तमाम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, उनमें जो भी अलग अलग डिफरेंस है, चाहे वो अलग अलग भाषाएं बोलते हो, अलग अलग थोड़ा कल्चर अलग अलग हो, अलग अलग एरिया के हैं हो, चाहे मेल फीमेल अलग अलग हो, ठीक है, उसके बाद जो है अलग अलग मजहब के लोग रहने वाले हो, तो बट वहां पे उन्होंने क्या किया, उनके अंदर कॉमन चीज थी। वो कॉमन चीज हम आगे पढ़ेंगे, वो कॉमन चीज क्या थी जिसकी वजह से इंडिया जो है, जो भारत है, इंडिया है, वो एक नेशन कहलाया जाता है, ठीक है। तो वहां यहां पे हम कौन सी जो है हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। सो हम फर्दर अब इसमें बढ़ेंगे। आई होप कि ये नेशनलिज्म देखिए, ये नेशनलिज्म वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस की बात कीजिए, सोशियोलॉजी की बात कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज के लिए जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी बात कीजिए, ठीक है। तो नेशनलिज्म जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं, आप कोई टॉपिक आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो हमें क्लियर हो गया इंडियन नेशनलिज्म क्या है। तो हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ से अब कंटिन्यू होता है। नेशनलिज्म का आप लोगों को डिफाइन कर दिया मैंने। अब किस तरह से वही सेम जो नेशनलिज्म मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो फीलिंग जो है सभी हिंदुस्तानी जितने भी अलग अलग जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो है लोग थे, वहाँ पे रिलीजन अलग अलग था, एरिया अलग अलग था, कल्चर अलग अलग था, लैंग्वेज अलग अलग था, सारी चीज़ें डिफरेंट थी, ठीक है। बट उनकी ये वो डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उनके अंदर जो है एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो बन रही थी, और इसलिए वो एक नेशन तब भी था और आज भी है। अब यहाँ पे कहता है कि ब्रिटिशर्स ने मोस्टली क्या किया, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जैसे ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर ने क्या किया कि इंडियंस को चलाने के लिए, इंडियंस को एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा उस टाइम में रेलवेज़ बनाई उन्होंने, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया उन्होंने, वो अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने किया था, उनके लिए आसानी हो ब्रिटिशर्स के लिए एडमिनिस्टर करना। और दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम को भी थोड़ा सा उन्होंने आगे जाके जो है 1857 के बाद जो है वो थोड़ा सा अपने लिए उन्होंने क्या कर दिया, बेनिफिशियल उनके लिए था, इंडियंस के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहा जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ 1857 रिवॉल्ट के टाइम की जो हमने टॉपिक्स जो हमारा था। अब ये कहता है कि इन्होंने बट सिस्टम ऐसा बनाया कि वहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इंडिया में इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए, इकोनॉमिक स्फेयर में काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे इंडिया को यूनिफाई किया। मतलब वो एरिया, क्योंकि उस टाइम में मैंने आपको बताया था, उस टाइम में इतने सोफिस्टिकेटेड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं थे। आज के टाइम में तो बड़ा आसान है, हम एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी हैपनिंग होती है तो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमें पता चल जाता है, ठीक है, आज के टाइम में। तो उस टाइम में ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल होता था कि दूसरे एरिया में क्या हो रहा पता ही नहीं चल पाता था। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि अपने आराम के लिए, अपने कंफर्ट के लिए और बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, वो सिस्टम्स को यूनिफाई किया। इसका मतलब है वो एक कॉम्पैक्ट बनाया इंडिया को उन्होंने, और उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेने लगे, खरीदने लगे, ट्रांसपोर्ट करने लगे। उससे क्या हुआ कि हिंदुस्तानी आपस में क्या हुए, आपस में कनेक्ट हुए। उससे कल्चर जो है, जो अलग अलग कल्चर थे वो इंटरलिंक्ड हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े, आपस में लिंक बने, उनके एक्सचेंज हुआ कल्चर का, आपस में कम्युनिकेशन उनका बड़ा हिंदुस्तानियों का, किसके थ्रू, ब्रिटिशर के ये चीज़ें यूनिफाई करने की वजह से। तो उससे क्या हुआ कि उससे उनके एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने से, एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करने से क्या हुआ कि उनकी जो फीलिंग है वो ज़्यादा बढ़ी और उनका नेशनलिज्म वाला फीलिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, ठीक है। उसके बाद आया यहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन और थॉट्स ब्रिटिशर ने लाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस जो किसके ऊपर उन्होंने किया था, उन्होंने से ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर किया था, उन्होंने किया था किसके ऊपर, ये वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, और जो है फोकस ज़्यादा किया था, और उनको करिकुलम के अंदर जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को जो है इम्पार्ट किया जाए, उसको लाया जाए। और उसकी वजह से अब इससे तो ये आपको पता चल गया कि इससे लोग आपस में क्या हुए, लिंक मतलब बना लोगों का, एक दूसरे को समझने लगे। उसके बाद आगे उन्होंने आगे काम किया कि कैसे हमने इकट्ठा रहना है। क्योंकि देखिए एक चीज़ को ध्यान में रखना है आपने कि जितना ज़्यादा जो है ह्यूमन बीइंग है इकट्ठा रहता है और एक दूसरे पर जितना ज़्यादा उसका इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है, उतना ज़्यादा वो यूनिफाई रहेगा, उतना ज़्यादा उसका जो फीलिंग है इकट्ठा रहने का, वननेस वाला फीलिंग, इंटीग्रेशन वाला फीलिंग स्ट्रांग होता है। और जितना वो दूर रहेगा
रहेगा, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट रहेगा, उतना ज़्यादा जो है वो ऑब्वियस है कि वो उतना वो जो सेग्रीगेट रहेगा, टूटा रहेगा, बिखरा रहेगा। तो यहाँ पे बेनिफिट किस इंडियंस को भी मिल गया और उससे उनकी नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है वो क्या हो गई, वो स्ट्रांग हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सब करने से ये चीज़ें आई, वर्ल्ड में जो भी हैपनिंग्स हो रही थी, like the concept of liberty, like the concept of rights, like the concept of equality and the very concept of democracy। ठीक है, वहाँ इसमें आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी में सब कुछ जो है वो जो है गवर्निंग पावर किसके पास दी जाती है, डेमोक्रेसी में, हाँ, डेमोक्रेसी में गवर्निंग पावर लोगों के पास दी जाती है और लोगों से ही गवर्निंग पावर जो है वो ली जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो है लोग ही कर्ता धर्ता होते हैं, लोगों के पास ही जो है पावर जो होती है, गवर्निंग पावर की जो है वो जो अधिकार है वो कहाँ से है, वो डिराइव कहाँ से किया जाता है, लोगों से लिया जाता है। ठीक है, और फिर लोगों को दिया जाता है और वही लोग फिर उनके ऊपर रूल करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे लोगों के राइट्स और लिबर्टी को है जो संभाला जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आइडियाज जो थे ये दुनिया में बहुत पहले बाहर की कंट्रीज में बहुत पहले आ चुका था और बाहर की कंट्रीज में जो नेशनलिज्म जो था वो भी आ चुका था अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने ये चीजें वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे लाया तो उससे बेनिफिट हुआ। ठीक है, इंडियंस को भी बेनिफिट हुआ, अवेयर हुए वो इक्वालिटी क्या होती है, जो रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ, वो नहीं वो अब नहीं करने की जो है इंडियंस तैयार हो गए कि अब हमारे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब इक्वालिटी का कंसेप्ट हमें समझ आ गया इक्वालिटी क्या है। तो पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ने तो लास्ट तक जो है ये चीज़ें फॉलो नहीं करने दी, मगर इंडियंस अवेयर हो गए और अवेयर हो गए तो नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। नेशनलिज्म क्रिएट हुआ तो ब्रिटिशर के लिए बड़ा मुश्किल हुआ इंडिया में रहना। ठीक है, तो इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो फिर बहुत मुश्किल हो गया ब्रिटिशर्स के लिए कि इंडियंस को इनइक्वालिटी जो है जैसा कंसेप्ट लाया जाए। क्यों? क्योंकि इंडियंस अवेयर हो गए थे इक्वालिटी को लेकर, तो इक्वालिटी उनको देनी पड़ी। तो आहिस्ते से आहिस्ते ग्रेजुअली फिर हम पहुंच गए किसके पास, चलते चलते ये चीजें जब अवेयर हुई उसके बाद हम देखेंगे इसमें फिर गांधीयन एरा, फिर ये आया और इसी तरह से आज़ादी हासिल हुई। इसीलिए मैंने इनको कहा हुआ है ये क्या है, ये चार जो है स्टेप्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट्स लिबर्टीज हुई, आगे बात फ्रीडम है, राइट्स दिए जाए, हकूक दिए जाए। ठीक है, रीजनेबल राइट्स दिए जाए, जो जायज़ जो है वही इंडियंस जो है प्लीड कर रहे थे, मांग रहे थे। तो ये चीज़ें इनको वेस्टर्न एजुकेशन से इनको दुनिया में जो चीज़ें आ रही कंसेप्ट है वो उससे अवेयर हुए। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, बिल्कुल आपने देखा होगा जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या किया, इंडिया में उस टाइम में भी बहुत सारी ऐसी सोशल लेवल्स थे, ठीक है, उनको हटाने की कोशिश की, लोगों को एजुकेशन के टुवर्ड्स अवेयर करवाया, लोगों को कहा कि जो आप ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हो जो ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, इविल प्रैक्टिसेस है, उनको रोका जाए। ठीक है, एजुकेशन को और जो है फोकस किया गया ज़्यादा से ज़्यादा। सो यहाँ पे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे जो है राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ऐसे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस खोले गए जिनका मकसद था सोसाइटी को प्योर करना, सोसाइटी में बुरी चीजों को निकालना और लोगों को अवेयर करना। तो लोग उससे इनलाइटेंड हुए, लोग उससे, जिसको हम कहते हैं उर्दू में जहन नशी, ठीक है, जहन नशी का मतलब यहाँ पे आ गया कि वहाँ पे जो एक पर्सन उसका जो है जो विजन है वो थोड़ा ब्रॉड होता है और ब्रॉड होने के साथ उसे पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, सो ये सब करने से क्या हुआ कि जितने भी इंडियंस थे अलग अलग जिनमें डिफरेंसेस था उनके अंदर जो है क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने थोड़ी सी ऐड की हुई है, ये आप लोग नोट कर लेना। ये एक्चुअली वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले बनी हुई है। तो ये सारी जो है एसोसिएशंस जो है पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रही थी स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि सडनली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन तो नहीं हुई ना। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता से आहिस्ता स्लोली ये जब इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन होने से पहले ये पॉलिटिकल जो है एसोसिएशंस बनी थी और उसके बाद जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बना। फिर हम वो हमारा फर्दर टॉपिक होगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के जो है फ्रॉम एग्जाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इनको पढ़ना है, इनको नोट करना, इनकी डेट्स जो है आपने ध्यान में रखनी है।
तो ये यहाँ पे हमारा जो है नेशनलिज्म वाला टॉपिक जो है कंक्लूड होता है। इसमें नेशनलिज्म वाले टॉपिक में ज़्यादा आपने उतना ज़्यादा कोई डेप्थ में नहीं जाना है, नेशनलिज्म की मीनिंग को समझना है, क्या फैक्टर्स थे जिससे नेशनलिज्म आया, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है। देखिए जब कोई जो जुल्म करता है वो जितना ज़्यादा जो है एट्रोसिटीज़, जितना ज़्यादा इनजस्टिस, जितना ज़्यादा उसको हम कहेंगे क्या बोलते हैं ये एट्रोसिटीज़ करेगा, या जितना ज़्यादा जुल्म करेगा, जितना ज़्यादा वो हार्श पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, और उससे क्या होगा कि ऐसे फैक्टर्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग आहिस्ता से आहिस्ता अवेयर होते जाएंगे और एक नई चीज़ को डिमांड करेंगे, और वो चीज़ ये हुई। सो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटीज़ एंड इनजस्टिस जो इंडियंस के साथ ब्रिटिशर्स जो है कर रहे थे, और इंडियंस को नेशनलिज्म इन आइडियाज़ का जो है अवेयर हुआ, इसका पता चला उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, स्लोली से स्लोली जो है वो स्टेप उठाते गए, और इंडियंस ने उठाए, और ब्रिटिशर्स को यहाँ से जो है इंडिया से वॉक आउट करना पड़ा। सो आई होप ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसी के साथ यहाँ पे हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है नेक्स्ट जो है हमारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को ये मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा, कंप्रीहेंड हो चुका होगा। सो इसी के साथ सी यू सून एंड ब्लेस यू ऑल, बाय।